गाइस पिछले 10 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, पिछले 9 सालों में आपको गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स से क्वेश्चन मिल जाएगा। आखिर सरकार अपना बजट बनाने के क्या उद्देश्य रखती है। सरकार अपने बजट में अपने सारे खर्चे मेंशन करती है। सरकार बजट में बताती है कि कहां कहां से उसको पैसा मिलने वाला है, यानी उसके रिसिप्ट्स। ठीक है, उसके तहत चलते हुए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ध्यान में रखती है बजट को बनाते समय। यह क्वेश्चन इस गवर्नमेंट बजट की सेकंड वीडियो में है। फर्स्ट वाली वीडियो में नॉर्मल गवर्नमेंट बजट का मतलब बताया था और वहां पर कुछ उसके एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को डिस्कस किया था। आपको पता होगा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन शाम को 7 बजे पढ़ ले कॉमर्स चैनल पे इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास होती है। आज फ्राइडे है और गुड फ्राइडे है और सरकारी छुट्टी है, तो मुझे लगा कि मैं भी छुट्टी ले लूं, इसलिए ये क्लास लाइव क्लास नहीं है। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने आपको मिल जाएगी या आप देख रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस यहां से है। यानी इस वीडियो को छोड़कर आप ऐसा जुआ मत खेलना कि पेपर में कुछ गड़बड़ी हो जाए। ये जुआ ही होगा एक तरीके से, इसको छोड़कर जा रहे हो और पूरा चैप्टर कर लोगे तो यहां से आने के चांस फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के। तो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके लिस्ट थोड़ी देर में बताता हूं। इससे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूं जो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव को यूज करेगी तो अपने बजट को यूज करती है, उसके लिए इसके लिए स्पेशल वर्ड बोला जाता है। सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। बजटरी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, मतलब कोई भी फंक्शन के बारे में बात करे, तो वहां पर फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास एक टैक्स वाला कंपोनेंट है और दूसरा गवर्नमेंट के पास उसके खर्चे वाला कंपोनेंट है। खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर ऐसे। सरकार इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके, टैक्स और एक्सपेंडिचर को इस्तेमाल करके अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है। तो ऑब्जेक्टिव की लिस्ट आपके सामने ये है। यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये 6 ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश करती है अपने बजट को बना के। ऑब्जेक्टिव आए तब भी यही लिखने हैं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। अगर गवर्नमेंट बजट की इंपॉर्टेंस आए तब भी यही, उसके फंक्शंस आए तब भी यही, सिग्निफिकेंस आए तब भी यही। यानी कितनी सारी समस्याओं का समाधान एक ही क्वेश्चन में हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए। मैं इसको रीड कराता हूं और एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कराऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, पूरे प्रॉपर नोट्स यहीं मिलेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दे दूंगा दोस्तों। तो पहला गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और यानी इसका एक नाम और है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या होता है एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा का पूरा, शांति रखो थोड़ी सी, मतलब पहले 6 के 6 नाम पढ़वा दूं। फिर दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, चौथे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ, पांचवें पे मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू और छठे नंबर पे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 6 ऑब्जेक्टिव है। आपको जो शुरू के 4 ऑब्जेक्टिव है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। वो अकेला एक ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर में एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो हम पहुंचेंगे दोस्तों सबसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव पे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा है पूरा का पूरा, और इसको रीड करा देते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहां पर नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, तो पहले मैं बताता हूं। क्या सरकार एक अमीर आदमी को गरीब कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अमीर आदमी को गरीब कैसे करेगी? उसकी इनकम पर बहुत सारे टैक्स लगा देगी। जो आइटम्स या गुड्स अमीर बंदे खरीदते हैं, लाइक लग्जरी गुड्स, जिसमें छोटे मोटे एग्जांपल महंगी महंगी कार हो सकती है, एसी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है महंगा, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देगी। महंगे मोबाइल फोन भी हो सकते हैं। तो सरकार अगर अमीरों की इनकम पर ज्यादा टैक्स लगा दे, अगर जो ये अमीर लोग गुड्स खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगा दे, तो उनकी इनकम जो वो खर्च करते हैं कम हो जाएगी। ठीक है, और देखो इनकम मान लो एक बंदा 100 रुपए कमाता है, ठीक है, वो सरकार को टैक्स देता है 5 रुपए का, तो उसके पास खर्च करने लायक जो इनकम बचेगी वो 95 है। तो फर्क क्या है यहां पर दोस्तों? ये तो उसकी नॉर्मल इनकम है, टोटल इनकम, और जितना पैसा उसके पास खर्च करने के लिए रेडी है, यानी तैयार है, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जब सरकार किसी के ऊपर टैक्स लगाती है तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो खर्च करने के लिए तैयार है। कोई भी बंदा पैसे कमा ले, जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है वो अपना टैक्स माइनस करके ही तो उन पैसों को खर्च पाएगा। तो टोटल इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता, डिस्पोजेबल इनकम को कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर एक वर्ड है वेल्थ। वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी आप मान सकते हो, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इट इज टू बी क्लियर्ड हियर। ठीक है जी। तो सरकार
अमीरों की इनकम को कम कर देगी और गरीबों की इनकम को बढ़ा देगी। गरीबों की इनकम कैसे बढ़ती है? जो लोग पैसा नहीं कमाते या कम कमाते हैं, गवर्नमेंट उनको जरूरी जरूरी सुविधाएं फ्री में देनी शुरू कर देगी, जैसे कि कोविड के इंजेक्शन सबके मिल रहे हैं, गरीबों को भी मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। एजुकेशन फ्री में देती है गवर्नमेंट, यानी सरकारी स्कूल खोल देती है, वहां पर स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं उनसे फीस नहीं लेती। गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं जहां पर फ्री में इलाज कराया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन जैसी सर्विस फ्री में सरकार प्रोवाइड कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और जिसकी जितनी कम इनकम है उस हिसाब से उसको टैक्स में छूट दी जाएगी, और जहां जरूरी हो पाए सरकार उसको सब्सिडी भी देगी। तो इस हिसाब से सरकार क्या कर रही है? टैक्स में कंसेशन देके गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा रही है। तो सरकार ने अमीरों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दी, गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की इनकम के बीच का अंतर कम किया है। इसको ही बोलते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और गाइस इसका दूसरा नाम तुम्हें लिखा मिल जाएगा, जैसे कि यहां पहले लिखा हुआ था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऐसे भी लिखा होगा, जो मर्जी लिख के ये एक्सप्लेन करना है। अब रही बात नोट्स की कि तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, अगर ये 3 नंबर का आ गया या 4 नंबर का आ गया तो सबसे पहली लाइन में हम बताएंगे कि सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। फिर दूसरे पे बताएंगे कि वो अमीरों की इनकम कैसे कम करती है। फिर तीसरे पे बताएंगे कि गरीबों की इनकम वो कैसे बढ़ाती है। और आपके सामने ये लिखे पूरे के पूरे नोट्स, पहले आप ले लो इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट, साफ सुथरा लिखा हुआ है। अब मैं इसमें मार्क करके इसको थोड़ा गंदा कर सकता हूं, तो आपका वो नोट्स खराब नहीं होने चाहिए। चलो जी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ लिखा है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहली लाइन आपके सामने, द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पहली लाइन यही आएगी, और जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब में जनरली यही वाली लाइन आनी है। बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखा है द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन द इनकम ऑफ द रिच। अमीरों पर टैक्स रेट बढ़ा दिया। एंड शुड इंपोज हाई टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। तो इससे क्या होने वाला है? इट विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द रिच। अमीरों की इनकम कम हो जाएगी यहां से, ठीक है। और तो लास्ट वाला पैराग्राफ बता रहा हूं गरीबों के बारे में। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ देखा जाए तो द गवर्नमेंट शुड गिव टैक्स कंसेशंस, टैक्स में छूट या सब्सिडीज, टू द पुअर पीपल एंड शुड प्रोवाइड सर्टेन बेसिक सर्विसेज फॉर फ्री। कौन सी सर्विसेज फ्री देगी? लाइक हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो रहा है, एजुकेशन, स्कूल के अंदर एडमिशन, पढ़ाई वगैरह फ्री। तो इट विल रेज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर, यहां लिख दिया। सो लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, हेंस इनइक्वालिटी इज रिड्यूस्ड, इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ, कैन बी लिखना चाहिए यहां पर, और इनइक्वालिटी को पूरा लिख दोगे तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर कैन बी रिड्यूस्ड। ऐसा लिखोगे 3 से 4 नंबर का पूरे नंबर मिलेंगे, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता, ठीक है जी। वो तो नाम पढ़वाए थे, अब एक एक ऑब्जेक्टिव ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पहला हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब बता देता हूं पहले, जो मुश्किल सी लाइन लग रही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिखा है या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिखा है, बात एक ही है। यहां करना क्या है? देखो सरकार क्या चाहती है, मान लो ये एक कंपनी है ए, ये दूसरी कंपनी है बी, ये ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कर रही है जो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली चीजें वो होती है जो इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कर रही है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है या हमारे लिए भी हार्मफुल है। जैसे कि मान लो ये शराब बना रही है या सिगरेट बना रही है, ठीक है, या पान, तंबाकू, गुटखा, टोबैको प्रोडक्ट्स बना रही है, ये नुकसान करती है। तो ये इको फ्रेंडली चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर्स का, ठीक है। मान लो ऑर्गेनिक खाद बना रही है जो फर्टिलाइजर है और खेती में इस्तेमाल होते हैं। तो सरकार क्या करती है, इस पर टैक्स ज्यादा लगा देगी, ठीक है, और यहां से जो पैसा आएगा टैक्स का उसको सब्सिडी के रूप में इसको दे देगी। इन दोनों में आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए सरकार ये बात किसी को बताती नहीं है। इसको ये नहीं बोलेगी जो तुझसे मैंने 100 रुपए का टैक्स लिया है वो 100 रुपए की सब्सिडीज मैं इसको दे दूंगी, ऐसा नहीं बोलेगी, बताएगी भी नहीं। लेकिन सरकार ऐसा तो कर रही है, कहीं से टैक्स का पैसा लेकर आ रही है और उस टैक्स के पैसे को ही खर्च कर रही है बेसिकली। तो सब्सिडी के रूप में वो वहां पर देती है जहां पर लगता है कि वो देश के फायदे के लिए है, यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट में है वो चीज। तो इससे पता लगता है सरकार कौन से काम करती है, जो सोशल वेलफेयर को बढ़ाते हैं, सोशल वेलफेयर को बढ़ाते हैं यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे रिसोर्स ले लिए टैक्स के रूप में और इसको दे दिए, तो यही रिसोर्सेस रीएलोकेट कर दिए सरकार ने, ऐसा करती है सरकार। और क्या करती है, जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा, सैनिटेशन का काम अपने आसपास देख लेना, जो मोहल्ले की साफ सफाई झाड़ू लगती है ना, वो नगर निगम के लोग होते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने की कोई फीस नहीं मिलती तो प्रॉफिट नहीं होता उस कंपनी को।
तो साफ सफाई जैसे काम जो सोसाइटी के हित के अंदर है, गवर्नमेंट उन कामों को स्टार्ट करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो काम नहीं करता, क्योंकि उन कामों के अंदर प्रॉफिट नहीं है। या फिर ऐसे कोई दूसरे काम जिस काम के अंदर बहुत ज्यादा ही पैसा लगे, प्रॉफिट ना दिखे, वो काम भी सरकार करती है। जैसे कि मान लो नॉर्मल गली बनाने का काम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती, ये तुम्हारी गलियां भी सरकार बनवाती है, यानी हमारी गलियां भी तुम्हारी गलियां भी एक ही बात है, ठीक है। तो सरकार इस तरीके से रिएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। लेकिन पेपर में आ जाएगा तो नंबर कैसे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। पेपर में क्वेश्चन आ गया रिएलोकेशन को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले वही वाली लाइन आएगी जो मैंने बताई थी, गवर्नमेंट रिएलोकेट्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी बाय यूजिंग इट्स बजटरी पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। किसी भी ऑब्जेक्टिव में ये पहली लाइन इंट्रोडक्शन में पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगी मेन, कह रहे हैं गवर्नमेंट एलोकेट्स रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। और ये दो तरीके हमारे पास, पहले तरीके में 2 पॉइंट बनेंगे और दूसरा तरीका प्रॉपर एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं इसको अच्छे से गंदा कर सकूं, मतलब लिखा सकूं, बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो क्या लिखा है नंबर 1 पे, गवर्नमेंट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी, यानी सोशल वेलफेयर को बढ़ाने वाली चीजें जो हमारी अर्थव्यवस्था के हित में हो, मतलब जो पब्लिक है उसके हित में हो, उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़वाएगी। एंड देयर बाय प्रोवाइड सब्सिडीज, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार। सब्सिडी का मतलब होता है पैसों की हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। आगे लिखा है इनका मतलब प्रमोशन करेगी जो हमारे फायदे के लिए चीजें हैं। गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक यही सिगरेट शराब वगैरह, एंड देयर बाय इंपोज हाई टैक्सेस, तो इन पर टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा, यहां सब्सिडीज कम हो गई, ठीक है जी, और सब्सिडीज बढ़ी, सब्सिडीज दी गई है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट अंडरटेक्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब अंडरटेक का मतलब यहां पर क्या है, पेन का साइज थोड़ा ठीक करते हुए यहां ग्रीन पेन से लिखता हूं। अंडरटेक्स का मतलब दोस्तों स्टार्ट करना है, यहां पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट स्टार्ट्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट which are not undertaken by the private sector। undertaken मतलब not started by the private sector। जो काम प्राइवेट सेक्टर ने शुरू नहीं किया, सरकार उनको शुरू करती है, क्योंकि वो इसलिए नहीं शुरू किए गए, शायद उसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, यानी बहुत मोटा अमाउंट फंसाना पड़ रहा था पैसों का, या फिर उस काम में कोई प्रॉफिट नहीं था, जैसे गली बनाने का काम या सैनिटेशन का, साफ सफाई का काम, या स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करने का काम। स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों के अंदर जो खंभों पे बल्ब जल रहे होते हैं, ट्यूब लगी होती है, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता, उसको प्रॉफिट ही नहीं है इस चीज से, तो सरकार ऐसा काम करती है। इन दिस वे सरकार रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। 3rd नंबर का ऑब्जेक्टिव आ गया, अब आपके सामने देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन को बताता है। इसको तुमने समझ लिया तो तुम अच्छी इकोनॉमिक्स जानते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर दूसरा नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। देखो दोस्तों, स्टेबिलिटी का मतलब पहले बताऊं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस का कम होना, यानी अप्स एंड डाउन्स जो हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में हो या सरकार के साथ हो, वो अप्स एंड डाउन्स कम होना स्टेबिलिटी होता है। स्टेबल का मतलब कंसिस्टेंट होना, स्थिर होना, ज्यादा ऊपर नीचे चक्कर ना काटना, ठीक है। तो यहां पर बात की है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी मैटर्स, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, और सही बताऊं तो ये प्राइस से रिलेटेड बात हो रही है। देखो मानो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, प्राइस की बात कर रहे हैं, ये प्राइस है, पहले बहुत ज्यादा फिर बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम। ये प्राइस के अंदर लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस है। सरकार चाहती है कि इतनी बार बार फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि नुकसान होते हैं, इसके अपने नुकसान होते हैं। प्राइस लेवल चाहे स्टेबल चलता रहे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो बिल्कुल कांस्टेंट ना हो, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन चल जाएगी, प्राइस लेवल में इतनी लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जब प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर बहुत जल्दी बढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं हिंदी में महंगाई, और इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन पता है क्यों आती है? इसके आने का कारण एक होता है कि हम लोगों ने सामान ज्यादा खरीदना चाहा, लेकिन मार्केट में इतना वो बन नहीं रहा था, इस वजह से महंगाई आई है। तो सरकार कहती है महंगाई को खत्म करने का ये तरीका नहीं है कि लोगों को पैसे दे दो, उससे तो और ज्यादा डिमांड करेंगे, महंगाई फिर दोबारा और ज्यादा आ जाएगी। सरकार कहती है अगर महंगाई खत्म करनी है तो लोगों की एक्स्ट्रा डिमांड थी ना, उसको कम करवा दो। लोगों की क्या, देश की डिमांड कम कर दो। देश में महंगाई आई है ना, तो सरकार सबसे पहले तो अपना ही खर्चा कम करती है, क्योंकि सरकार भी देश का हिस्सा है। अपनी डिमांड कम करेगी तो देश की टोटल डिमांड पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर, हाउस होल्ड के लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देती है। जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो उनकी जेब वैसी कमजोर हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो वो डिमांड कम करेंगे, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कम परचेज करेंगे। इसके अपोजिट जब ये प्राइस बहुत कम होने लगता है, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं।
महंगाई का उल्टा है, सरकार चाहती है ये भी ना हो ज्यादा। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार, यानी नाम में लिख देता हूं डिफ्लेशन, जब प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर बहुत कम होने लगता है, तो ये इसलिए आता है क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई है मान लो, तो सरकार इसको ठीक करने के लिए बोलती है डिमांड बढ़वा दो। डिमांड बढ़वाने के लिए सरकार एक तो पब्लिक के ऊपर टैक्स कम कर देगी ताकि उनके पास पैसे खर्च करने के लिए बचे और डिमांड बढ़ा दे, ऊपर से खुद का खर्चा भी बढ़ाएगी सरकार। खुद का खर्चा बढ़ाएगी तो देश का टोटल खर्चा तो बढ़ रहा है, देश का टोटल खर्चा ही देश की टोटल डिमांड है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब भी आएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आती है, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग बता देंगे कि इसका मतलब लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस लेवल को कम करना होता है और इन्फ्लेशन में ऐसे ठीक करती है, डिफ्लेशन में ऐसे ठीक करती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अब नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसके। अच्छा मुझे लगता है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं जब थोड़ा फास्ट बोलता हूं तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके पास फीचर है दोस्तों, ठीक है जी। तो अब इसको रीड करना स्टार्ट करता हूं, आपको लिखना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी, दोनों में से एक लिख दो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय यूजिंग इट्स बजटरी पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। वैसे ही कोई पूछ ले बजटरी पॉलिसी क्या होती है, तो सरकार का टैक्स और एक्सपेंडिचर को बदलना बजटरी पॉलिसी होता है या फिस्कल पॉलिसी होता है। फिर डेफिनेशन आ गई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल या इन द जनरल प्राइस लेवल, कुछ भी बोल लो, सिर्फ प्राइस ही नहीं लिखना, ठीक है। एग्जांपल दे दिया, इन्फ्लेशन में क्या होगा, तो अंडर एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजेस द टैक्स रेट, बढ़ा देगी, जो बताया था पहले, जो वादा किया था टैक्स बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है ना। आगे अंडर अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन द गवर्नमेंट रेजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीजेस टैक्स रेट। तो ऐसा होगा जी, तब मिलेंगे पूरे नंबर। अब आ जाओ चौथे नंबर के ऑब्जेक्टिव पे, सरकार चाहती है देश की तरक्की, सभी चाहते हैं देश की तरक्की, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का बढ़ना होता है। जीडीपी का मतलब होता है कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है उनकी वैल्यू, मनी वैल्यू। तो एक देश के अंदर ज्यादा सामान प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा जीडीपी होगा, ज्यादा जीडीपी होगा तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो एम्प्लॉइज को भी पैसे मिलेंगे और बिजनेस के जो ऑनर्स हैं उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो पैसे ज्यादा आते हैं। तो जीडीपी बढ़ाने के तरीके हैं, जीडीपी बढ़ाने के तरीके मतलब देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगे, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ऐसा कुछ करो, विदेशी कंपनीज इंडिया के अंदर आए यानी इन्वेस्टमेंट करवाओ, बाहर से एमएनसी वगैरह आएंगी इंडिया के अंदर तो वो नौकरियां भी देती है इंडियंस को, प्लस प्रोडक्शन इंडिया में करेगी तो इंडिया के जीडीपी में ही काउंट होगा वो। तो ये सब करने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो सरकार क्या करती है, सरकार एक तो ये बोलती है कि जो लोग नया स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब नया बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को टैक्स में छूट दे देगी कि नया बिजनेस खोलो, तुम्हें टैक्स में, यानी जो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर, तो सरकार वहां पर नए स्टार्टअप को टैक्स में छूट दे सकती है ताकि वो एनकरेज हो जाए नया बिजनेस खोलने के लिए। तो न्यू स्टार्टअप में उससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे सरकार देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप समझ सकते हो कि रोड, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं, जिससे देश बहुत अच्छा लगे। लाइक देखो, सपोज करो दिल्ली लग रही है न्यूयॉर्क, दिल्ली लग रही है पेरिस, दिल्ली लग रही है शंघाई, ऐसी सिटीज को टीवी में देखा होगा तो बहुत अच्छी देखने में लगती है। तो जितनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है, कंपनीज भी उतना इंटरेस्टेड होती है वहां पर बिजनेस खोलने में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि विदेशी कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट एनकरेज करे। तो गाइज ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कैसे लिखनी है वो बता देता हूं, आपके सामने ये रहा, पहले ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर मैं इसको पढ़वा देता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ ही टारगेट है, यही ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। तो लिखा है सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, दैट्स इट, इजी डेफिनेशन हो गई। फिर लिखा द बजटरी पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ जीडीपी इन द फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से बढ़ा सकती है। पहला तरीका आपके सामने, गवर्नमेंट कैन बूस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन एन इकोनॉमी by giving tax concessions and subsidies for the starting new projects, hence GDP will rise। यानी गवर्नमेंट कह रही है कि मैं टैक्स में छूट दे दूंगी या फिर जहां जरूरत पड़ेगी वहां सब्सिडीज भी पैसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो नए बिजनेस खुले, तो नए बिजनेस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी विल राइज। ओके, सेकंड गवर्नमेंट बोल रही है तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग
इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जैसे कि रोड ब्रिज वगैरह, ठीक है, विच विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर का पैसा आएगा, बाहर की कंपनी आएंगी, पेप्सी कोका कोला तो पहले ही आ रखी है, हेंस जीडीपी विल राइज। ठीक है, इस तरीके से सरकार हमारे देश का जीडीपी बढ़वा सकती है और कंट्रीब्यूट कर सकती है अपना योगदान। मतलब योगदान सरकार का भी होता है, योगदान हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों का भी होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है, लग रहा है कि लव सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि तुमसे कोई अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। मैं इतने इंपॉर्टेंट 12th क्लास का जो मिशन चला है ना, ट्रायम्फ इस बैच का नाम रखा है, तो जीत हमारी ही होनी है, अच्छा स्कोर करेंगे। इकोनॉमिक्स की तो मैं गारंटी लेता हूं, तुम्हें कहीं से कहीं भागने नहीं दूंगा, कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शाम को 7 बजे लाइव क्लास में आओ, डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे लिखकर बताओ, मैं कमेंट सारी पढ़ता हूं, फिर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और तुम्हें चाहिए कि करियर रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ सर कोई, तो अपना मन पसंदीदा कोर्स बताओ, उस कोर्स की पूरी डिटेल बनाता हूं। या फिर तुम बोलोगे कि सर आप ही बताओ कॉमर्स फील्ड के अंदर कौन कौन से कोर्सेज सबसे बेस्ट हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। आप डिमांड करोगे, मैं सप्लाई करूंगा। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टीचर लव कौशिक। ठीक है, तो 4 हो गए। 5वें और 6ठे नंबर को एक साथ लिख दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू सरकारी कंपनी है, इनको मैनेज करती है सरकार, ये एक्सप्लेन करना बेसिकली आता नहीं है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आ रखा है 2 नंबर का एक बार, तो इससे ऊपर का इसका बनता भी नहीं है। सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर आती रहती है गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये गवर्नमेंट के योजना या प्रोग्राम्स होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके बारे में ज्यादा खास बताया है, तो वहीं से इसको उठाएंगे, लेकिन बता देता हूं फिर भी एक चीज अच्छे से आपको। हमारे देश की सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया था 2005 में, इसके थ्रू लोगों को नौकरियां देने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार लेकर आती है जिससे नौकरियां प्रोवाइड करती है और गरीबी को और बेरोजगारी को दूर करती है। ठीक है, अब इसको एक्चुअली 2009 से इस वाले एक्ट को एम नरेगा बोलने लगे हैं। तो ऐसी स्कीमों का यहां पर एग्जाम्पल देना है। कुछ और है, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो गाइस इसका बखान, मतलब इन योजनाओं को एक्सप्लेन गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में नहीं किया, तो इसलिए इतना बता नहीं रहा इसके बारे में। इसको इंडियन इकोनॉमी में किया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का नाम एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए आपको कराया है। शुरू के 4 कर लेना, वही काफी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कैसे आते हैं पेपर में। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव का नाम दे दे, एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, तो वो तो आसान है। थोड़ा मुश्किल लेवल पे यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी मुश्किल हालातों में कैसा आ सकता है क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे आपके सामने क्वेश्चन है, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हाउ कैन बजट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट। बजट मतलब कैसे ठीक करेगा इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम को। तो अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर, पहले वाला ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना है इसके अंतर में, वो पूरे नोट्स आपको दे दिए। सेकंड क्वेश्चन, there has been a consistent rise in the price of onions and potatoes, प्याज और आलू बहुत महंगे हो गए, लगातार महंगे होते जा रहे हैं, तभी वर्ड लिखा है कंसिस्टेंट, मतलब लगातार ही महंगे होते जा रहे हैं। हाउ कैन द गवर्नमेंट अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ दीज एसेंशियल वेजिटेबल्स। इनका प्राइस सरकार बेसिकली कम कैसे कर सकती है, कम करेगी तो उसके लिए पॉलिसीज यानी इन्फ्लेशन को दूर करने की काम करेगी। तो यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया, टैक्स बढ़ा देगी, खुद का खर्चा कम कर देगी, तो हो जाएगा ये अचीव। ठीक है जी, तो इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ इन्फ्लेशनरी वाला एक्सप्लेन करना है, यानी पूरा नहीं। अब कुछ मुश्किल लेवल के क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए आपके सामने डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो लास्ट वाली लाइन पढ़ लेना पहले, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव मूव ऑफ द फाइनेंशियल मिनिस्टर। फाइनेंशियल मिनिस्टर वो बंदा होता है जो हमारे देश की सरकार का बजट बनाता है, मंत्री जी हैं। ठीक है, अभी निर्मला सीतारामन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब पता नहीं भविष्य में बदल जाए तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है, तो पूरी स्टोरी देख लेते हैं। वाइल प्रेजेंटिंग द बजट, द फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रपोज्ड टू रेज द एक्साइज ड्यूटी ऑन पान मसाला। प्रपोज किया है, मतलब अभी आगे बताया है लोगों को कि पान मसाला के ऊपर एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स को बढ़ा देंगे। एंड वैल्यू एडेड टैक्स ऑन फूड, खाने पे वैट बढ़ जाएगा जो रेस्टोरेंट में मिलता है उस खाने पे। ठीक है, ही ऑल्सो प्रपोज्ड टू इंक्रीज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ऑन द इंडिविजुअल्स इन द टॉप मोस्ट ब्रैकेट। टॉप मोस्ट ब्रैकेट का मतलब रिच की बात हो रही है, अमीर लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन
द टैक्सेस प्रोपोज्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड एनालाइज द ऑब्जेक्टिव। देखो दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं यहां पर, जिन जिन टैक्स के बारे में बात हुई है उनके बारे में बताओ। तो यहां पर अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस दो है यहां पर, एक तो एक्साइज पान मसाला पे लग रही है, वैट लग रहा है, ये वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है रेस्टोरेंट के खाने पे। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स लग रहा है और वेल्थ टैक्स लग रहा है। तो यहां पर ये कैटेगराइज कर दिया और मीनिंग बताना है डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनालाइज करने हैं। तो ये क्या कहते हैं, पान मसाला पे टैक्स लगा के तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स करना चाहता है, हार्मफुल गुड्स है क्योंकि, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है। दूसरा अमीरों की इनकम पर टैक्स लगा के वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि लिखा नहीं यहां पर कि एक्सप्लेन करो, इसको एनालाइज करना है बस नॉर्मली, मतलब वो कौन सी लाइन से कौन सा ऑब्जेक्टिव पता लग रहा है। तो ये केस स्टडी टाइप मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, पेन का कलर चेंज करेंगे इस बार। चलो जी, इन अ गिवन ईयर बजट एफएम का मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रपोज टू रेज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड पेट्रोल। गोल्ड और पेट्रोल पे फिर टैक्स बढ़ा दिया है, मतलब बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो। ही ऑल्सो प्रपोज टू रेज द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वेरी रिच ऑफ द इकोनॉमी। अमीरों की प्रॉपर्टी पे यानी वेल्थ पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर। यहां पर टाइप ऑफ टैक्सेस बताओ। तो फिर बता रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है और प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन यहां लिखनी है। इट इज द जस्ट, इट इज भी लाना था यहां पर, इट इज द जस्ट एमिंग एट रेजिंग रेवेन्यू और डज ही हैव एनी अदर ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्मुलेटिंग दिस बजट। क्या उसका जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है सिर्फ ये रेवेन्यू यानी पैसे कमाना चाहता है या कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है इसका? यहाँ पर कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है, वो अमीरों की प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा के देश के अंदर इनइक्वालिटी को कम करना चाहता है। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ ये ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है जी। यहां पर तो लिखना जरूर है। अगला क्वेश्चन, थ्रू इट्स, अच्छा, थ्रू बजट प्रोपोजल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड का मतलब होता है उम्मीद करता है या एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट टू स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सम रिमोट बैकवर्ड एरियाज। रिमोट बैकवर्ड एरिया जो पिछड़े हुए इलाके हैं, विलेज में वो जो गांव है जहां पर कुछ खास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो उनकी बात हो रही है। तो चाहती है सरकार कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर शुरू की जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस वगैरह वहां पर शुरू किए जाए जो गांव वाले एरियाज हैं। तो इट ऑल्सो एम्स टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशंस मेनली इन प्राइस। तो सरकार चाहती है कि प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस है उसको भी कंट्रोल करे। तो अब क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इट इंटेंड टू अचीव ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई टू वेज इन विच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल फ्लक्चुएशंस। दो क्वेश्चन पूछ लिए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऊपर अचीव हो रहे हैं। तो भाई बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट कर रहे हो तो सोशल वेलफेयर फिर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। यहां पर रीएलोकेशन वाला ऑब्जेक्टिव का नाम आ जाएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर वो प्राइस की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना चाह रही है, तो यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी। दो ऑब्जेक्टिव के नाम आ गए और दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव में ये दो तरीके बताने जिससे वो प्राइस को कंट्रोल करती है। एक तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है ये बताना है, एक डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है ये बताना है। पूरा प्रॉपर नोट्स में दिया हुआ है जब ये वाला ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आपके सामने पूरा सब कुछ क्वेश्चन पे आधारित आंसर भी हम बताने की कोशिश की है, डिस्कशन की है। ऐसे ही और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अब आपको बता देता हूं कि ये हो गया फ्राइडे। अब मंडे की जो क्लास है, यानी जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, आज 14 अप्रैल है, ठीक है, फ्राइडे को 14 अप्रैल है, ठीक है। तो 15 का सैटरडे, 16 का संडे, 17 अप्रैल 2022 इसको गवर्नमेंट बजट की तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास यानी थर्ड पार्ट। उसके अंदर मैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स बताऊंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके एग्जांपल्स, और अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। और देखना कहीं से भी स्कूल में भी कैसे भी समझ ना आया तो पूरा अच्छे से बताऊंगा। और एक चीज को दोस्तों जस्टिफाई कर दूं यहां पर मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो सर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम वाला चैप्टर शुरू क्यों नहीं किया, पहले आपने बीच में से कोर्स क्यों शुरू कर लिया। अरे दोबारा मैं जस्टिफाई करता रहता हूं। देखो जरा, देखो सीबीएसई ने अभी क्लियर नहीं किया है कि वो एक बार में एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर लेगी जैसा पहले होता था, या फिर पिछले साल नया सिस्टम आया टर्म वाइज पेपर लेगी, कुछ क्लियर नहीं किया है। अगर टर्म वाइज पेपर लेगी तो आपका टर्म 1 और टर्म 2 पेपर होगा,
एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर लेगी तो एक ही बार में बोर्ड के पेपर हो जाएंगे, ठीक है, एक बार में बोर्ड के पेपर होंगे तो कोई भी चैप्टर शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा कोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 बार में बोर्ड के पेपर हुए ना तो नेशनल इनकम टर्म 2 में आएगा, तो मैं क्यों उसको टर्म 1 के हिसाब से शुरू करूं? टर्म 1 में हमने मनी एंड बैंकिंग शुरू किया था, ऐसे पेपर हुए तो भी आएगा, ऐसे हुए तो भी आएगा मनी बैंकिंग, लेकिन नेशनल इनकम नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग या जिस स्कूल के अंदर नेशनल इनकम शुरू किया है वो गलत डिसीजन है, ठीक है। अगर एनुअल सिस्टम रहा तो ठीक है डिसीजन, लेकिन अगर टर्म वाइज हुआ तो गलत है। और अब हमारा क्या है, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, हमने सही शुरू किया है। मनी बैंकिंग आपको कंप्लीट करा दिया 4 वीडियोस के अंदर, चारों की चारों पहली वाली तो प्रीमियर थी, बाकी सब लाइव ली थी आपसे, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लास और लूंगा, उसमें इसको भी खत्म कर देंगे। तो गाइस अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें, आपका साथ चाहिए, हम साथ देने को तैयार है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।